हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर, और मैंने आपको बोला था कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड पढ़ाऊंगा बच्चों, और उसी के साथ में आपको कराऊंगा रोटर की एनालिसिस कि रोटर का हमारा ईएमएफ जब हमारी स्लिप स्टैंड स्टिल पे होगी तब क्या होगा, और जब हमारी स्लिप जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में होगी तब हमारी स्लिप क्या होगी, तब हमारा ईएमएफ क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, करंट क्या होगा। ये सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। शुरू करते हैं पहला टॉपिक अपना बच्चों, जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा रिलेटिव स्पीड जो ns इज इक्वल टू 120 f/p होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, ये सब चीज हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। हमारे स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड स्पीड होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो हमारी होती है ns, जो कि होती है 120f/p। ठीक है। और हमारी जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्पीड होती है वो क्या होती है बच्चों, वो हमारी होती है रोटर मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, ये होती है स्लिप टाइम्स ऑफ ns स्पीड। इसको हम ऐसे बोलते हैं, स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड स्पीड इज कॉल्ड रोटर स्पीड। अब जो हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड always rotates with the body on which we winding are wounded। जिस पार्ट पे, जिस बॉडी पे हम लोग वाइंडिंग्स को क्या करते हैं, वाउंडेड मतलब लपेटते हैं, उसकी स्पीड के साथ साथ हमारा जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, रोटेट करता है। इसका मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 120f/p ns, मतलब एंड स्लिप। स्लिप हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम उस बॉडी को भी लिख रहे हैं जिसपे हमने अपनी वाइंडिंग को लपेटा हुआ है। तो उसकी जो स्पीड होगी बच्चों वो क्या होगी, वो हमारी होती है ns इंटू स्लिप। तो ये हमारा 120f/p क्या होता है, ns, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई स्लिप की स्पीड। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी एक्चुअल स्पीड का जो फॉर्मूला है, या हमारी जो एक्चुअल स्पीड होती है वो हमारी क्या होती है, रिलेटिव स्पीड प्लस स्पीड ऑफ फ्रेम बॉडी। जो हमारी रिलेटिव स्पीड है और जो हमारी फ्रेम बॉडी की स्पीड है, अगर हम उन दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे तो हमको हमारी एक्चुअल स्पीड मिल जाएगी। और एक्चुअल स्पीड हमको किसकी मिल जाएगी, वो हमको मिलेगा रोटर एमएमएफ स्पीड, यहाँ हमको ये मिलेगा। तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या आई बच्चों, s इंटू एन एस प्लस एन आर। क्यों एन आर, क्योंकि हमने जिस बॉडी पे वाइंडिंग करी हुई है वो कौन सी बॉडी, हमारी रोटर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो s इंटू एन एस प्लस एन आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एस इंटू 1 माइनस एस, इसको हम लिख सकते हैं। एन आर मैंने आपको कल प्रूफ करके बताया था, हमारा होता है एन एस इंटू 1 माइनस एस। तो हमने एन आर को इस टर्म्स में लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको एन एस से 1 से मल्टीप्लाई किया, एन एस माइनस एस ऑफ एन एस। अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा कि ये एस एन एस और ये एस एन एस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारी जो रोटर एमएमएफ की स्पीड आई वो क्या आई बच्चों, वो हमारी आई रोटर एमएमएफ स्पीड इज इक्वल्स टू एन एस। एन एस मतलब 120f/p। हमारी जो रोटर एमएमएफ की स्पीड आई वो भी क्या आई, हमारी सिंक्रोनस स्पीड या रिलेटिव स्पीड ही निकल कर आई,
जब हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड हो गया। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है रोटर एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ के पढ़िएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग करेंगे रोटर की एनालिसिस। रोटर एनालिसिस में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, रोटर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि रोटर का जो हमारा ईएमएफ है स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, यानी कि कब, जब हमारी मोटर स्टार्ट नहीं है या फिर वो रोटेट नहीं कर रही है, तब हमारा ईएमएफ क्या होगा, और जब हमारी मोटर रोटेट कर रही है तब उसका ईएमएफ क्या होगा, इंपीडेंस क्या होगा, करंट क्या होगा। ये सब हम लोग किसमें देखेंगे, ये हम सब देखेंगे रोटर एनालिसिस में। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है, रोटर एनालिसिस, जिसमें हमारा पहला क्या है, रोटर ईएमएफ। हम लोग देखेंगे ईएमएफ ऑफ रोटर। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा ईएमएफ होता है वो होता है 4.44 फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन ये होता किसके लिए है बच्चों, ये हमारा होता है ट्रांसफॉर्मर के लिए। ट्रांसफॉर्मर के लिए जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन होती है वो हमारी इक्वेशन होती है ये। लेकिन इन इंडक्शन मशीन द वाइंडिंग्स, जो हमारी वाइंडिंग्स होंगी इंडक्शन मशीन में वो कैसी होंगी, आर शॉर्ट पिच्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब मैं आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ा रहा था, दो तरह की वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग एंड फुल पिच वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो है हमारी, इसमें केपी को हम लोग क्या बोलते थे, पिच फैक्टर बोलते थे हम, और डिस्ट्रीब्यूटेड को हम क्या बोलते थे, केडी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम इसको बोलते थे। तो हमारा इंडक्शन मशीन में और जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी ईएमएफ इक्वेशन में जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो क्या आएगा, यहाँ हमारी जो E2 इक्वेशन, इसको E1 मान लेते हैं, ये E2, ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4.44 फ्लक्स। फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी वो कौन सी होगी, रोटर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, रोटर के ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी होगी रोटर फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ हमारा क्या ऐड हो जाएगा, केपी और केडी। और मैंने आपको सिंक्रोनस में एक चीज और बताई थी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ केपी एंड केडी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू। इसको हम लोग कैसे नाम से जानते थे, वाइंडिंग फैक्टर के नाम से जानते थे। द प्रोडक्ट ऑफ पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज कॉल्ड वाइंडिंग फैक्टर। तो हम लोग यहाँ से क्या देखे, हम लोगों ने यहाँ से देखा कि हमारी जो इक्वेशन आई वो क्या आई, 4.44 फ्लक्स, रोटर फ्रीक्वेंसी एंड के डब्ल्यू, ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन इंडक्शन मशीन की। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब हमारी मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, यानी कि वो रोटेट नहीं कर रही है, तब उसकी ईएमएफ क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे व्हेन मोटर इज स्टैंड स्टिल, जब हमारी मोटर रोटेट नहीं कर रही है तब क्या होगा, इस कंडीशन में बच्चों हमारी स्लिप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और जो हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी होगी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो हमारी जो यहाँ से ईएमएफ इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4.44 फ्लक्स, और जब हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो हमारी यहाँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखेंगे एन के डब्ल्यू। ये हमारी फ्रीक्वेंसी ईएमएफ आया कब, जब हमारी मोटर रोटेट नहीं कर रही है, उस टाइम पे जो हमारा ईएमएफ होगा बच्चों वो ये होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे व्हेन मोटर इज रनिंग, जब हमारी मोटर घूम रही होगी तब हमारी स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 होगी। अब जब हमारी स्लिप की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 होगी
तो जो हमारा ईएमएफ होगा इसको हम E2 डैश के नाम से लिख लेते हैं, तो 4.44 फ्लक्स, और ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारी हो जाएगी S इंटू एफ, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड के डब्ल्यू। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कुछ है नहीं। ये हमारी इक्वेशन 1, यहाँ से मैं ऊपर का मिटा देता हूं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा बच्चों, जो हमारी इक्वेशन 1 आई स्टैंड स्टिल कंडीशन में, और जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन आई जब हमारी मोटर रनिंग है, तो इसमें हमारी स्लिप की वैल्यू 1 थी, इसलिए हमने स्लिप से मल्टीप्लाई नहीं किया था, और यहाँ स्लिप की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो हमको इसमें स्लिप भी कंसीडर करनी पड़ेगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारी E2 डैश की वैल्यू आएगी, उसमें से हम लोगों ने क्या किया, अगर इस S को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो हमने क्या देखा, हमारा बचा 4.44 इंटू फ्लक्स इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एंड वाइंडिंग फैक्टर। तो हमारी E2 डैश की जो वैल्यू आई बच्चों, वो यहाँ से क्या आई, वो हमारी आई स्लिप टाइम्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ of rotor in rotor during running condition is slip times of rotor EMF during standstill condition। हम लोगों ने यहां से क्या देखा बच्चों, पहली इक्वेशन जो हम लोगों की आई, वो हमारी इक्वेशन आई क्या, जब हमारी मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में थी, यानी कि हमारी मोटर घूम नहीं रही थी, तो हम लोगों ने क्या देखा, स्लिप की वैल्यू 1 थी, और जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी थी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल थी। तो हमारी जो इक्वेशन बनी बच्चों, वो हमारी इक्वेशन बनी जिसमें स्लिप हमने कंसीडर नहीं करी, क्योंकि इसमें स्लिप की वैल्यू 1 थी। जब हमारी मोटर रनिंग कर रही है, तो हमारी जो स्लिप है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी। अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब हमने कंसीडर किया, तो हमने इक्वेशन और 1 2 का जब कंपैरिजन किया और स्लिप को कॉमन ले लिया, सॉरी बाहर ले लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू आई वो क्या आई, स्लिप टाइम्स ऑफ ईएमएफ ऑफ रोटर at standstill is equals to EMF of rotor at running condition। ये हम लोगों की वैल्यू आई। EMF की इक्वेशन हमारी ये आ गई, आपको ये याद रखना है। जब हमारी मोटर रोटेट करेगी, तो हमारी EMF इंड्यूस्ड की जो वैल्यू आएगी वो स्लिप टाइम्स होगी उसके, जब हमारी मोटर मूव नहीं कर रही होगी या स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे रोटर इम्पीडेंस क्या होगा, जब हमारी मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगी या फिर जब हमारी मोटर रोटेट कर रही होगी। चलिए उसको भी शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा रोटर इम्पीडेंस। समझ आ रहा होगा बच्चों, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा बच्चे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे रोटर इम्पीडेंस की क्या वैल्यू होगी। इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, एट स्टैंड स्टिल जब हमारी मोटर मूव नहीं करेगी, तब स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और जब स्लिप की वैल्यू 1 होगी, तो हमारी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 प्लस JX2। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, इम्पीडेंस की, ठीक है। और जब हम यहां से इसका मोड निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 स्क्वायर प्लस X2
स्क्वायर, ये हम लोगों ने कर दिया। ये हमारा किस कंडीशन पे होगा, जब हमारी मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है। अब हम लोग किस पे देखेंगे, एट रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन में क्या होगा बच्चों, स्लिप की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 होगी। अब यहां से अब हमारा इंपीडेंस आएगा, वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा R2 प्लस जे एस एक्स टू। इसमें हमारी स्लिप की इंटू हो जाएगी। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R2 प्लस जे ओमेगा L2। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 पाई f होती है। क्लियर है। तो z हमारा क्या हो जाएगा, R2 प्लस जे 2 पाई। और फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ कौन सी लेंगे, रोटर की फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो हमारी यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, s इंटू एफ हो जाएगा। और ये L2 हमारा हो गया। अब यहां से हम अगर इसका मॉड निकालेंगे Z2 डैश का, तो हमारा क्या आएगा, R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ये हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। अंतर क्या है बच्चों हमारा, जब हमने स्टैंड स्टिल कंडीशन में देखा तो स्लिप अगर हमारी 1 थी तो हमारे इम्पीडेंस की वैल्यू R2 प्लस जे एक्स टू आई। यहाँ पे हमारा x2 को अगर हम ओमेगा की फॉर्म में रखेंगे तो भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये हमने इसका मॉड निकाला है, तो R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हम लोगों ने किया, ठीक है। रनिंग कंडीशन में जब हमने देखा इसकी जब स्लिप इक्वल टू 1 नहीं है तो R2 प्लस जे एस एक्स टू हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें स्लिप के हमको कंसीडर करना पड़ेगा। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और ओमेगा को 2 पाई एफ की फॉर्म में तोड़ेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, वो हम लोगों ने कंसीडर किया। और फिर जो हमारा ये निकल के आएगा इम्पीडेंस, वो हमारा निकल के आएगा ये। तो हमारा रिएक्टेंस में स्लिप की हम इंटू करेंगे कब, जब हमारी स्लिप नॉट इक्वल्स टू 1 होगी। और जब स्लिप इक्वल्स टू 1 होगी तो हम सीधा सीधा R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर करके अपना इम्पीडेंस निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा रोटर इम्पीडेंस। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे रोटर करंट क्या होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। कोई भी डाउट आप लोगों को आता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, जब हमारी मोटर नहीं घूम रही होगी और स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमारी I इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, I2 हम यहाँ मान लेंगे। तो I2 का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई R। और हम इसको E2 के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे E2 बाई R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 स्क्वायर प्लस x2 होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने यहां से देखा, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब जब हमारी मोटर एट रनिंग कंडीशन है, रनिंग कंडीशन में क्या होगा बच्चों, स्लिप की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब जब स्लिप की वैल्यू हमारी 1 नहीं होगी तो हमारी I2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसमें हम लोग की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्लिप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और यहाँ हमारा हो जाएगा R2 बाई एस, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन हमारी हो गई, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक स्लिप कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। यहां हमारी स्लिप मल्टीप्लाई नहीं होगी बेटा, हमारी स्लिप मल्टीप्लाई होगी सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी होगी। अब हम लोग जब यहां से कॉमन ले लेंगे तो I2 डैश की वैल्यू क्या आएगी, SE2 बाई स्लिप, एक सेकेंड,
यहाँ हम लोग का नहीं होगा बच्चा, वही मैं आपसे शुरू में बोल रहा था, यहाँ हमारा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, स्लिप की जो मल्टीप्लाई होगी वो सिर्फ रिएक्टेंस में होगी, जैसे इम्पीडेंस में हुई। अब यहाँ से जब हम इसको कॉमन लेंगे स्लिप को, तब हमारा R2 बाई एस का ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वायर। ठीक है, अब जब हमने ये कॉमन लिया तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से ये स्लिप और ये स्लिप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया हो मैं फिर से बता दूं, जब हमारी मोटर रोटेट नहीं करेगी तो हमारे करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू वी बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। E2 बाई आर हम लोग करेंगे, आर की वैल्यू हमारी R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है। जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में होगी तो स्लिप की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो उसकी हम लोग EMF में भी मल्टीप्लाई करेंगे और रिएक्टेंस में भी। हमने कहाँ देखा, इंड्यूस्ड EMF में भी देखा और हमने कहाँ देखा, इम्पीडेंस में भी देखा। हमने स्लिप को कॉमन ले लिया इक्वेशन नंबर 2 से, इसमें से हमने कॉमन ले लिया बाहर स्लिप, स्लिप स्लिप कैंसिल हो गया, तो हमारी I2 डैश की जो वैल्यू बचेगी बच्चा, वो क्या बचेगी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहां से जो हमारी I2 डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, E2 बाई R2 बाई एस स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आ गई करंट की वैल्यू। अब ये हमारी जो वैल्यू आई, अब हमारा होता क्या है, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमारा जब ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी में भेज सकते हैं या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी में, और रिएक्टेंस को भी हम प्राइमरी से सेकेंडरी में भेज सकते हैं और सेकेंडरी से प्राइमरी में भेज सकते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, रोटर की फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी, S इंटू एफ, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसमें ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम जो है अपने रिएक्टेंस, और इसको मैं मिटा देता हूं, जो हमारा रिएक्टेंस है और जो हमारा क्या है EMF है, उसको क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, किससे, स्लिप से, जो कि हम लोगों ने बना लिया है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड इस टाइम कर रहा है, स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हमारे यहाँ पे एक डायग्राम अगर बनाता हूं, ये हो गया बच्चा मेरा E2, ठीक है, ये हुआ मेरा x2, और यहाँ मेरा क्या हुआ R2 बाई एस, जो कि कैसा है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि स्लिप पे डिपेंड कर रहा है, और स्लिप क्या होती है, ns माइनस nr बाई ns, और ये हमारा हो गया क्या, वेरिएबल R2 बाई डैश। और यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I2 डैश। ठीक है, I2 डैश की जो वैल्यू हमने अभी निकाली है वो हमारी किस पे डिपेंड करेगी, स्लिप पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस उस पे डिपेंड कर रहा है, और जो हमारी स्लिप है वो हमारे रिएक्टेंस और EMF पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी सिर्फ हमारे रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये हो गई हमारी करंट की वैल्यू बेटा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे रोटर पावर। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमने देखा रोटर EMF, रोटर करंट, रोटर इंपीडेंस, और अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे रोटर पावर। कॉस फाई का जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चा, वो क्या होता है, R बाई जेड, और जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EI कॉस फाई। अब यहाँ हमारा कौन सा EMF है, E2, यहाँ कौन सा करंट है, I2, तो हमारी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, E2, I2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी अभी, E2 बाई R2 बाई एस का होल स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। कॉस फाई की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी,
वो हमारी हो जाएगी R2/S का होल स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इन अंडर रूट, ये हो जाएगा। अब जो हम यहाँ से पावर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, E2 स्क्वायर इंटू R2/S, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, R2/S का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आ गई पावर की वैल्यू, ये हमारी आई रोटर पावर। ठीक है, और इसी पावर को हम लोग कौन सी पावर के नाम से जानते हैं, पावर इंजेक्टेड टू रोटर सर्किट। ये वो पावर है जिसको हम लोग रोटर में इंजेक्ट करेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एयर गैप पावर, PAG के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, पावर का हमारा फॉर्मूला होता है AI cos phi, E2 हमारा E2 है ही, I2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, I2 की वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो हमने यहाँ पुट कर दी। cos phi होता है हमारा R/Z, R और Z की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, हमारी Z की वैल्यू आई थी, R की वैल्यू हमारी R2/S है। ठीक है, इसको जब हम लोगों ने रिजॉल्व किया तो E2 स्क्वायर इंटू R2/S न्यूमिनेटर में आया, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, एक सेकेंड, यहाँ हमारा अंडर रूट होगा, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा I2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हमारा पावर की वैल्यू आ गई। और इस पावर को हम क्या बोलेंगे, एयर गैप पावर हम इसको बोलेंगे। अब जो हमारी रोटर की इनपुट पावर हुई, इसको मैं मिटा दूं बेटा, जो हमारी रोटर की इनपुट पावर है वो है क्या, वो है हमारी स्टेटर की आउटपुट पावर, है ना, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एयर गैप पावर बोलेंगे। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई पावर की। ठीक है, अब I2 हम लोगों ने क्या निकाला था, I2 हम लोगों ने निकाला E2/R2/S का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो इक्वेशन से हम लोगों ने क्या देखा, पावर का जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, I2 स्क्वायर R2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, R को R2/S लिखेंगे। ठीक है, और ये जो I2 स्क्वायर R2 है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉपर लॉस, और ये हो कहाँ रहा है, रोटर में हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रोटर कॉपर लॉस। और इस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, एयर गैप पावर। तो ये हमारा रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय स्लिप, ये हमारी हो गई एयर गैप पावर का फॉर्मूला। तो एयर गैप पावर जो हमारी आई वो निकल के क्या आई, एयर गैप पावर इज इक्वल्स टू रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय स्लिप। यहां से हमको देखने को मिला जो हमारी एयर गैप पावर आई वो क्या आई, रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय स्लिप के इक्वल्स हमारी क्या आई, एयर गैप पावर हमारी निकल के यहाँ से आई। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, मैकेनिकल पावर की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P मैकेनिकल इज इक्वल्स टू एयर गैप पावर इंटू 1 - S। और अगर हम शाफ्ट की फॉर्म में लिखें, शाफ्ट की जो हमारी पावर होगी वो क्या होगी, मैकेनिकल पावर माइनस रोटेशनल लॉस के इक्वल होगी हमारी शाफ्ट की पावर। तो हम लोगों को यहाँ से 3 पावर देखने को मिली, एयर गैप पावर का फॉर्मूला हमको यहाँ से मिल गया, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला हमको यहाँ से मिल गया, और शाफ्ट पावर का फॉर्मूला हमको यहाँ से मिल गया। हम लोगों ने क्या आज पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, जिसमें हम लोगों ने देखा रोटर एमएमएफ की स्पीड किसके इक्वल आई, एनएस के इक्वल आई हमारी 120F/P के। उसके बाद हमने देखा रोटर एनालिसिस, रोटर एनालिसिस में हम लोगों ने देखा ईएमएफ। जब हमारी मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में थी तब हमारी जो स्लिप थी वो 1 थी और वो कोई रोल प्ले नहीं कर रही थी ईएमएफ में, लेकिन
जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में थी तो हमारे ईएमएफ की वैल्यू स्लिप टाइम्स ऑफ ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल के इक्वल थी। फिर हम लोगों ने देखा रोटर इम्पीडेंस। रोटर इम्पीडेंस में हम लोगों ने देखा रिएक्टेंस हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है स्लिप पे, ना ईएमएफ डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। फिर हम लोगों ने देखा रोटर करंट। रोटर करंट में हम लोगों ने देखा इक्विवेलेंट सर्किट बना के कि जो हमारा ईएमएफ था और हमारा रिएक्टेंस था वो दोनों इंडिपेंडेंट है किससे, स्लिप से, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, स्लिप पे, क्योंकि स्लिप हमारी नो लोड से फुल लोड तक बढ़ती है तो हम अपने रेजिस्टेंस को भी वेरी करा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा रोटर पावर। रोटर पावर में हम लोगों ने क्या देखा, वी आई कॉस फाई हमारा फॉर्मूला होता है, वहां हमने आई की और कॉस फाई की वैल्यू रख के एयर गैप पावर निकाली। एयर गैप पावर हमारी क्या होती है, स्टेटर की जो आउटपुट पावर है वो रोटर के लिए हमारी इनपुट पावर है और उसी को हम कहते हैं इंजेक्टेड पावर ऑफ रोटर, जिसको हम लोग कहते हैं एयर गैप पावर। और एयर गैप पावर हमारी होती है रोटर कॉपर लॉस अपॉन स्लिप के इक्वल। वहीं से हम लोगों ने निकाली मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर होती है हमारी एयर गैप पावर इंटू 1 माइनस स्लिप। और अगर हम शाफ्ट पावर की बात करें तो वो होती है मैकेनिकल पावर माइनस रोटेशनल लॉस। जो भी हमारे रोटेशनल लॉस होंगे, विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस, उसको हम अगर इसमें से माइनस करते हैं मैकेनिकल पावर में से, तो हमारी शाफ्ट की पावर हमारे पास निकल आएगी। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे अपनी टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क हम कल ड्राइव करेंगे, मजा आएगा, बढ़िया टॉपिक है टॉर्क। इस पूरी इंडक्शन मोटर में आपकी टॉर्क, स्लिप, इन्हीं चीजों पे पूरी मशीन काम करती है। यही कॉन्सेप्ट इसमें चलते रहेंगे आखिर तक। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सिंक्रोनस मशीन के सवाल लगाते रहिए। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं मेरे से, कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। आराम से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर